अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3A। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, तो पेज नंबर 66 निकालें। वहाँ पर जो है 12.1 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर forms an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? आपने क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ। यहाँ पर देखें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं, तो P हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। इमेज के डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है, इसलिए जो है हमने माइनस लगाया है। और ये कन्वेक्स मिरर था, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर 1/p की जगह 10 लगा देंगे, प्लस 1/q की जगह हम -5 लगाएंगे। ये जो माइनस था 5 के साथ वो ऊपर मैंने लिख दिया इसको, इससे कोई इश्यू नहीं होता। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1/10 माइनस 1/5, एलसीएम ले लें, 10 आ जाएगा आपके पास। 1 माइनस 2 माइनस 1/10, मतलब कि हमारे पास 1/f इक्वल्स टू -1/10 आया है। लेकिन हमें फोकल लेंथ चाहिए, f चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो f इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, उसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर from a concave mirror with focal length 16 centimeter. What is the image? Where is the image located? और B वाला है how high is it? ठीक है, दो पार्ट हैं इसके। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट उसने कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। आपने इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि Q है, वो आपने फाइंड आउट करना है। और इमेज की हाइट HI से रिप्रेजेंट करते हैं, I शो करता है इमेज को, तो हमारे पास इमेज की हाइट के लिए हम HI यूज करेंगे। तो HI हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले Q हम मिरर फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें, हमने 1/q फाइंड आउट करना है, तो 1/p यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1/f के साथ। तो 1/f के साथ 1/p माइनस हो गया। 1/q इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, वो लगा दी, माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास थी 10.5, तो हमने p की वैल्यू लगा दी। एलसीएम ले लें, इसमें क्या किया है कि पॉइंट खत्म किया है, ठीक है, इसलिए ऊपर 10 आया है। यहाँ से हम पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 10 आएगा, 10 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 10/105 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम में दोनों नंबर रख लिए, यहाँ पे 105 और -160, माइनस करके आपके पास आंसर आएगा -55, और नीचे मल्टीप्लाई कर लें जो भी आंसर आएगा आपके पास। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, हमें Q चाहिए, तो Q के लिए हम क्या करेंगे, 1/Q जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, Q होगा। तो हमने इसको उल्ट कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 55 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास Q क्या आएगा 30.54 सेंटीमीटर। अब जो है आपने साथ में ये बताना है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, के इमेज कहाँ पर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। यह आपका ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट में हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल्स टू Q/P। ठीक है, तो इमेज की हाइट को HI से रिप्रेजेंट कर दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता है वो 30 सेंटीमीटर थी, Q की वैल्यू भी हमारे पास है 30.54 और P की वैल्यू भी 10.5। अब जो है हम यहाँ पर 30 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करिएगा, तो हमारे पास HI क्या आएगा 87.26 सेंटीमीटर। ये है इमेज की हाइट। ठीक है,
यहाँ पर हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ नेचर बताने के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं, वैसे हम कैलकुलेशन में माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 12.13 वाला न्यूमेरिकल, उसके स्टेटमेंट देखें। एन ऑब्जेक्ट and its image in a concave mirror are of the same height yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास P की वैल्यू 20 दी हुई है, Q की वैल्यू भी 20 है और F आपने फाइंड आउट करना है। ये जो है आप मिरर फॉर्मूला लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है जी आपके पास 12.4। 12.4 में क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? आपने बताना है कि आपके पास जो मिरर है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। यहाँ पर इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है, इसलिए Q की वैल्यू हम नेगेटिव लगाएंगे। तो आपने फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर लेंगे। फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है, उसके बाद आप कन्वेक्स मिरर यहाँ पर बता देंगे कि ये मिरर कन्वेक्स है। नेक्स्ट है आपके पास 12.5 वाला न्यूमेरिकल। एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टैच्यू से मिरर तक का। डाटा में डिस्टेंस ऑफ द इमेज Q हमारे पास क्या है 11.5 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि वो बिहाइंड था। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, वो कितनी होगी 13.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर माइनस हमने p निकालना है तो 1/q यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1/f के साथ। तो मैंने लिखा 1/f माइनस 1/q। वैल्यू सबकी लगाएंगे। यहाँ पर था फोकल लेंथ नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि माइनस 1/13.5 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर Q भी नेगेटिव था तो वो नेगेटिव जो है इस नेगेटिव के साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/11.5 आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। आपने क्या करना है कि इसका पहले रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद डिवाइड करिएगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे 155.25 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77.62 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास 5th वाला न्यूमेरिकल हो गया। 6th वाला देखें। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and the height of the image. आपने इमेज की लोकेशन और हाइट फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बी वाले में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द मिरर। कि अब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डबल डिस्टेंस पर हो मिरर से तो तब उसकी आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डेटा क्या है कि फोकल लेंथ उसने दी हुई है 8.7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एच ओ से हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है 13.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास P है जो 19.3 सेंटीमीटर। आपने इमेज की लोकेशन मतलब Q आपने फाइंड आउट करना है। इमेज की हाइट जो है आपने HI फाइंड आउट करनी है, ठीक है। HI यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब आप Q किस तरह से निकालेंगे 1/f जो है इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के फॉर्मूला से आप निकालेंगे Q की वैल्यू। Q की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी 1/q
अब वो जो 1/p था प्लस हो रहा था तो f के साथ आके माइनस हो जाएगा, 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, ये इक्वेशन बन जाएगी। f की वैल्यू 8.7, p की वैल्यू 19.3, यहाँ पे माइनस एलसीएम वगैरह लेके आपके पास q की वैल्यू आएगी 15.84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू q बाय p। तो हमने इमेज की हाइट निकालनी है, तो ये एज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया। q की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी है। तो आपने ये सारी वैल्यूज लगानी है, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करें, 19.3 से डिवाइड करें, इमेज की हाइट आपके पास निकलेगी 10.83 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा ले। उसके बाद बी वाला पार्ट उसने आपको क्या कहा था कि अगर जो है ऑब्जेक्ट मिरर से डबल डिस्टेंस पर हो जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर देन, तो तब आप बताएंगे कि उसकी जो इमेज की हाइट है वो कितनी है। आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 19.3, अब आपने उस 19.3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो डबल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट चला गया है। आपने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास p क्या निकलेगा 38.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेम रहेगी, सिर्फ हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला वही लगेगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपने 1/q निकालना है तो 1/f जो के साथ 1/p जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 1/f माइनस 1/p वाली। अब फोकल लेंथ 8.7, फोकल लेंथ सेम रहेगी। अब जो है हमने p कौन सा वाला लगाना है जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने यहाँ पे वो वाला p की वैल्यू लगा दी। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास ऊपर माइनस करके 29.9 और नीचे मल्टीप्लाई करके 335.84 आएगा। आपने क्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड करके क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 11.23 सेंटीमीटर। हमने ए वाले पार्ट में क्या किया था कि इमेज की हाइट के लिए हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया था, तो सेकंड वाले में हमने इमेज की हाइट के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन p की वैल्यू ये होगी और q की वैल्यू ये होगी, न्यू वाली वैल्यूज। अब हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू q बाय p। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.23, p की वैल्यू हमारे पास 38.6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 13.2। अब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी 148.236 ऊपर और 38.6 नीचे, डिवाइड करके आया हाइट ऑफ इमेज 3.84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 12.7 वाला। उसकी स्टेटमेंट देखें, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 38 सेंटीमीटर है। व्हाट आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वाला है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो है नबीला क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से कितने डिस्टेंस पर है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, आपने इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यू फाइंड आउट करना है। सी वाला है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, ये इसका इमेज क्या होगा अपराइट होगा, यहाँ इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये आपने बताना है। अब हमारे पास डेटा क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना है 38 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p कितना दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है फोकल लेंथ f, डिस्टेंस ऑफ द इमेज q और द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है रेडियस बाय 2। ये भी मैंने फॉर्मूला आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे पास फोकल लेंथ क्या है r बाय 2 होता है। आपने क्या करना है r को 2 से डिवाइड करेंगे, 19 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 19 सेंटीमीटर।
उसके बाद बी वाला पार्ट आपके पास क्या है, आपने क्यू फाइंड आउट करना था। तो अब हमारे पास फोकल लेंथ भी है, हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है। आपने मिरर फॉर्मूला लगा के 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q करके तो आप जो है Q निकाल लेंगे। हमने पिछले सारे न्यूमेरिकल्स में इसी तरह से Q निकाला है। तो हमारे पास P जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/q की वैल्यू क्या आएगी, 1/f माइनस 1/p। f की वैल्यू लगाई, p की वैल्यू लगाई, एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा जी 31 और नीचे मल्टीप्लाई करके 950 सेंटीमीटर। आपने Q फाइंड आउट करना था तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेके डिवाइड करके आंसर क्या आएगा आपके पास 30.64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है आपने इसकी नेचर बतानी थी। बिकॉज द मैग्निफिकेशन m हमारे पास क्या था, Q/P इज पॉजिटिव। अगर आप जो है Q को P से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है। सो द इमेज विल बी अपराइट, इसलिए इमेज क्या होगा, अपराइट होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। अगर जो है डिवाइड करने से Q को P पे डिवाइड करने से आप पॉजिटिव इमेज आए वैल्यू, तो हमारे पास इमेज क्या होता है, अपराइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास 12.8 वाला न्यूमेरिकल। उसमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपने जो है इसकी इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका साइज भी बताना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। अब आपने उसके साथ में नेचर भी बतानी है। ठीक है, तो डाटा हम लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट p कितना था 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर। आपने जो है पोजीशन ऑफ इमेज मतलब q फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, और आपने नेचर बतानी है इमेज की। q के लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर ये प्लस q था, सॉरी ये प्लस 1/p है, तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा 1/f के साथ, तो 1/q की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 1/f माइनस 1/p। यहाँ पर जो है आपने f की वैल्यू लगानी है, वो आपके पास 8 है, p की वैल्यू आपने 12 लगानी है, और उसके बाद जो है आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1/q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 1/q इक्वल टू 1/24। ठीक है, ये आ जाएगी। आपने क्या करना है, Q की वैल्यू लेनी है तो आप क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है। फिर से वही वाला फॉर्मूला HI हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू Q/P, ये लगा दिया। Q/P मल्टीप्लाई बाय H नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर गया। वैल्यूज लगाएं, Q की वैल्यू 24 थी, P की वैल्यू 12 थी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना था 4 था। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपके पास आंसर कितना निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने जो है इसकी नेचर बतानी है। सिंस द लेंस इज कन्वेक्स एंड द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, therefore image formed is real, inverted and magnified। अब क्या है, कन्वेक्स मिरर था, अब हमने जो निकाला था उसकी हाइट वो क्या निकली है कि ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, इसलिए हमने कह दिया कि इमेज क्या हमारे पास बना है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की हमने पढ़ा था कि हमारे पास किस तरह का इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आपके पास 12.9 वाला है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, आपके पास साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एच नॉट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट P हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दी है -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में हमारे कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कनकेव लेंस में हमने यहाँ पे -15 सेंटीमीटर लगा दिया।
आपने क्यू फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है और नेचर आपने बतानी है। ठीक है, तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, बस नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद नेचर चेंज हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपने खुद करना है 12.9 वाला। ठीक है, अब जो है आपके पास 12.10 वाला है। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। अब आपके पास में फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज उसने कहा है कि 3 times जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमने Q क्या लगाया, 3P लगाया। नेगेटिव का साइन इसलिए क्योंकि इमेज जो है हमारे पास विजुअल है। आपने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आपने फाइंड आउट करना है P। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर भी हमने यहाँ पर P ही लगाया है, हमने कोई वैल्यू नहीं लगाई। सिर्फ जो उसने कंडीशन दी थी कि जो इमेज बनेगा वो 3 times होगा ऑब्जेक्ट के, बस वो कंडीशन लगाई है। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर क्या है आपके पास f की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, 1/p, यहाँ पर q की वैल्यू 3p थी, साथ में माइनस जो था वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये जो प्लस था ना, ये इसका q का माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट किया, तो माइनस 1/3p इसलिए आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3p, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 2/3p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3p आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो p के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12/3 आ जाएगा। कटिंग करेंगे आपके पास 4 सेंटीमीटर जो है वो p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास अ रे ऑफ लाइट from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 centimeter. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid air interface. ठीक है, आपने जो है इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने आपको दिया है 35 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से शो करते हैं, वो उसने दिया है 1.25। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है, साथ में आपने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ यूज करके जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ चला जाएगा। n कहाँ आ जाएगा, साइन i के नीचे। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास साइन r इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर i की जगह आप 35 लगा देंगे और n की जगह आप 1.25। कैलकुलेटर से साइन 35 लेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा 0.57 और डिवाइडेड बाय 1.25। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.456 आ जाएगा साइन ऑफ r। आपने सिंपल r निकालना है, तो साइन जो है यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा इस साइड पे। उसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, साइन इन्वर्स 0.456। साइन इन्वर्स आप किस तरह से लेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाकर साइन का बटन प्रेस कीजिए और उसके बाद 0.456, आंसर आपके पास आएगा 27.13 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो है आपने निकालना था क्रिटिकल एंगल, तो उसका रिलेशन हमने प्रूव किया था कि साइन c इक्वल टू 1/n के इक्वल होता है। तो हमने क्या निकालना है, सिर्फ c निकालना है, तो इधर जाकर हम साइन का इन्वर्स हो जाएगा और 1/n। यहाँ पर n की वैल्यू 1.25 लगाएं, इसको 1 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर आएगा आपके पास 0.8। कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.8 लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 53.13 डिग्री। ये लेने से पहले ना कि डिग्री में आ रहा है कि नहीं, आपने अपने कैलकुलेटर की सेटिंग चेक करनी है। वहां पे ऊपर अगर डी आ रहा होगा तो आपका आंसर ये आएगा, अदरवाइज अगर रेडियन आ रहा हुआ, आर आ रहा हुआ कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर, तो फिर आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो सेटिंग्स पहले चेंज कर लीजिएगा कि आपके पास डिग्री में ही आंसर आए साइन इनवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास क्या है,
द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. कि जो है रियल और दुगना जो है वो इमेज बने. ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो हमारे पास जो है वो दुगना इमेज बन जाएगा. अब उसने पावर कितनी दी हुई है, ये P पावर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं है. पावर उसने कितनी दी है, 5D दी हुई है. साइज ऑफ द इमेज Q उसने दिया हुआ है कि डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब 2P है. और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हमने P फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास क्या है कि पावर ऑफ द लेंस किसके इक्वल होती है, 1/f के इक्वल होती है. तो पावर कितनी है, 5 है. 1/f हमने क्या निकालना है बेटा, f निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे f आ जाएगा, इसको उल्ट करेंगे तो 1/5 आएगा. ठीक है. फिर आप कैलकुलेटर से 1/5 करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा. उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर. मैंने ये इसका पॉइंट खत्म करके फिर मल्टीप्लाई किया है. आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 20 ही आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई. अब आपने क्या करना था, P फाइंड आउट करना है. तो लेंस फॉर्मूला लगाएं आप, 1/f इक्वल टू 1/Q प्लस 1/P. अब जो हमारे पास ये 1/P प्लस 1/Q भी हो सकता है. 1/20 इक्वल टू 1/P प्लस ये Q की वैल्यू की जगह मैंने 2P लगाया है. ठीक है, Q की वैल्यू कितनी थी, 2P थी, तो मैंने Q की जगह 2P लगा दिया. एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2P, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1, 1/20 इक्वल टू 3/2P. अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2P को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर क्या आएगा आपके पास कि 2P इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. अब आप जो है ये 2P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा. P का आपके पास आंसर कितना निकलेगा, 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आपका जो है पूरा ये थर्ड वाला जो चैप्टर था, 12th चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल के साथ. अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, जो सा भी न्यूमेरिकल दिया है, आपने जो है खुद करके और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने जो है वो अपनी नीट कॉपीज पर उतारने हैं. ठीक है, अब जो है बेटा हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है. चैप्टर नंबर 13 जो है आपका, उसका नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो इसमें आपने जो है चार्जेस का ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. तो सबसे पहले हमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या होता है. ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है चार्जेस एट रेस्ट स्टडी करते हैं, कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो हम उनको स्टडी करते हैं. तो हमारे पास क्या, कौन से वाली ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच में. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पेज नंबर 69 पर जो है फर्स्ट लाइन में ही है. द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सिर्फ ये इतनी आपने जो है डेफिनेशन इसकी कर लेनी है, ये आपको शॉर्ट में आ सकती है. ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास बेटा जी आर्टिकल है 13.1. वो आपके पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि आप किस तरह से चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा, आप बालों में कंघी करके तो किसी जो है पेजेस के टुकड़ों के पास जो है वो अपना कॉम्ब लेकर जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, वो आपके कॉम्ब के साथ जो है पेजेस चिपकना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ये ऑयल या स्टिकिंग मटेरियल की वजह से नहीं होता, ये इस वजह से होता है कि आपका जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है और वो जो है वो जो पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको जो है वो पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉम्ब चार्ज हो गया. इस तरह से आप जो है वो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है. तो हम चार्ज इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी चीज़ को किसी से दूसरी चीज़ से रब करके. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं. इफ वी रन a plastic comb through our hair and then bring it near small pieces of paper, the comb attracts them. Similarly, amber when rubbed with silk attract the small pieces of paper. This property of attraction or the repulsion between the substances is due to the electric charges they acquire during rubbing.
मतलब जब हम उसको रब करते हैं उसकी वजह से जो उसके ऊपर चार्ज आता है उस वजह से जो है वो क्या होता है कि वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, we can produce electric charge by rubbing a neutral body with another neutral body. The following activities show that we can produce two types of electric charges through the process of rubbing. अगर आपको आंसर क्वेश्चन आ जाए कि आपने चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आपने लिखना है ये वाला यहाँ से यहाँ तक के we can produce electric charge by rubbing a neutral body with another neutral body। ठीक है, यहाँ से ये जो दो लाइनें हैं ये। उसके बाद आप जो है रबिंग से टू टाइप्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उसने दो एक्टिविटीज दी हुई हैं। एक्टिविटी नंबर 13.1 में क्या है कि आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक रोड लेनी है और उसको आपने फर्श से जो है वो रब कर देना है, फिर उसको आपने हॉरिजेंटली सस्पेंड कर देना है, किसी भी सपोर्ट के साथ आप उसको लटका देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरी एक रॉड लेंगे, उसको भी आप फर्श के साथ रब करेंगे। ठीक है, और जब आप इस रोड को इस वाली रोड के करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा आपके पास कि ये दोनों रोड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, रिपेल करने का मतलब क्या है कि इन दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ये है आपके पास एक्टिविटी नंबर 13.1। Take a plastic rod, rub it with fur and suspend it horizontally by a silk thread. Now take another plastic rod and rub it with fur and bring near to the suspended rod. We will observe that both the rods will repel each other. It means that during the rubbing, both of the rods were charged. कि रबिंग के दौरान क्या था कि दोनों रोड्स क्या हो गई थी और चार्ज हो चुकी थी। ठीक है, ये आपने एक्टिविटी नंबर 13.1। अब 13.2 में आपने क्या करना है, नाउ अब जो है टेक अ ग्लास रोड एंड रब इट विद सिल्क एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली। अब आपने क्या करना है, एक ग्लास रोड लेनी है, उसको आपने किस से रब करना है, सिल्क से रब करना है, उसको हॉरिजॉन्टली आपने लटका देना है। ठीक है, when we bring the plastic rod rubbed with fur near to the suspended glass rod, we observe the both rods attract each other. अब एक रोड को आपने सिल्क से रब किया है, जो नीचे वाली रोड जिसको आपने उसके करीब लेकर जाना है उसको आपने फर्श से जो है वो रब किया है। तो अब क्या करेंगी, दोनों रोड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट एक्टिविटी से आपने रिजल्ट्स बताने हैं कि बोथ रोड्स ऑफ द प्लास्टिक एंड द बोथ ऑफ देम have been rubbed with fur. Therefore, we assume that the charge on both rods would be of the same kind. सेम मटीरियल से रब किया था तो उनके पास चार्ज भी सेम होगा। सेकेंड एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, rods are unlike and their attraction implies that charges on two rods are not of the same kind but opposite nature. कि वो सेम नहीं है, ऑपोजिट नेचर के हैं। अब आपको इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस बी प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन इट विद एक्टिविटीज। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद जो है आप जो है हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड ये वाला आप लिखेंगे, किस तरह से न्यूट्रल बॉडी को हम जो है वो किसी न्यूट्रल बॉडी से रब करते हैं वो वाली लाइन, फिर आप एक्टिविटीज देंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। तो हमारे पास सेकेंड वाली एक्टिविटी जो है हमारे पास उसका थोड़ा सा रह गया है, वो पढ़ने के बाद आप कंक्लूजन दे देंगे। ये सारा जो है आपने उस क्वेश्चन का कंक्लूजन देना है यहाँ तक। ठीक है, these opposite charges are conventionally called the positive charges and the negative charges. During the process of rubbing, negative charges is transferred from one object to another object. वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपने कंक्लूड क्या किया है इन एक्टिविटी से कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। कि चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की या मटेरियल की क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। सेकेंड क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन जो है वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस करती है, उनको हम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी कह सकते हैं। on the different materials such as glass and plastic. उसके बाद जो हमारे पास लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
और उसके बाद अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो मतलब ऑपोजिट चार्जेस वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कि रिपल्शन जो है वो शो करती है कि उसके ऊपर जो है वो चार्ज, कि बॉडी के ऊपर हमारे पास चार्ज है। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है नीट कॉपीज में, जो आपने करना है न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये आपने क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।